हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु आपका स्वागत करता हूं आज के इस अमेजिंग सेशन में। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे डिस्प्ले पे लिखा हुआ है आज की जो सेशन है, आज की जो क्लास है, कह सकते हैं हम डिस्कस करने वाले हैं किस पे, एसएससी को टारगेट करते हुए। एसएससी क्या है? अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं, आपको अपना करियर एसएससी में देखना है, एसएससी की कोई भी जॉब लेनी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार आप आए हैं, तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और कहीं ना कहीं अपने करियर की एक एक सीट आप बुक कर लीजिए, क्योंकि हम अभी शुरू से आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाले हैं कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद सिलेबस भी हम आपको पूरा कवर कराएंगे, बिल्कुल फ्री कराएंगे, कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। सबसे पहले हम जानेंगे, कहते हैं जिस एग्जाम को, जिस चीज को हमें क्रैक करना है, पहले उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो आज की क्लास में एसएससी के रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आप शेयर कर पाए इस वीडियो को, तो जरूर एक बार शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तक ये अगर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो वो लोग डेफिनेटली अपने करियर को लेकर और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी एसएससी और इट्स एग्जाम। कि एसएससी एग्जाम के बारे में अगर आपको ज्वाइन करना है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि करियर कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, एसएससी में जाना चाहते हैं, कुछ पता नहीं है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या नोटिफिकेशंस कब आती है, क्या सैलरी होती, क्या, तो सारा कुछ एक ही निचोड़ कह सकते हैं इस वीडियो में मिल जाएगा आपको, इस पूरी कहानी का। तो बने रहिएगा लास्ट तक और डेफिनेटली आपको 100% मैं बताऊंगा सेटिस्फेक्शन होगी अगर आप प्रॉपर कंटेंट हमारा पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, अब देखिए आज के सेशन में मैं आपके सामने क्या बताने वाला हूं। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो आज हम एसएससी एग्जाम के पूरी हाइलाइट्स देखेंगे कि एसएससी एग्जाम्स क्या है, नोटिफिकेशंस कब आती हैं, वैकेंसी कब आती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फी, ये सारा कुछ। मतलब अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है और घर बैठे ये सारी डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये कंटेंट के बाद हम आपके सामने क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आंसर की कैसे रिलीज होती है, कैसे आंसर की आती है, रिजल्ट्स कब आते हैं एसएससी के, कट ऑफ क्या होता है एसएससी का, सैलरी स्ट्रक्चर जो बड़ा क्यूरियस पॉइंट होता है वो देखेंगे, एग्जाम का एडमिट कार्ड उसको डाउनलोड कैसे करना है और इस एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल बातें करेंगे और फाइनली कंक्लूजन पे आ जाएंगे। तो बिल्कुल बने रहिएगा और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को एकदम सॉलिड बना लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको हासिल करना है तो पहले उस चीज के बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है। ये पहली सीढ़ी होती है, आप जब उस पहली सीढ़ी को समझेंगे तभी जाके आप आगे अंतिम सीढ़ी पर, यानी आपकी जो सक्सेस है वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना, चलिए, वो कहते हैं एक बड़ी अच्छी सी बात कही गई है कि मंजिल कितनी भी दूर हो, मंजिल कितनी भी टफ हो, मंजिल कितनी भी भयानक हो, लेकिन जो रास्ते उस मंजिल तक आपको ले जाएंगे, याद रखिएगा कि वो आपके कदमों के ऊपर नहीं हो सकते, वो कदमों के नीचे रहेंगे। तो बिल्कुल एकदम मोटिवेशन बना के दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहां पे पढ़ाने नहीं आया हूं, आपके उस सक्सेस पॉइंट तक आपको ले जाने के मूड में आया हूं। ठीक है भाई, तो शुरू से शुरू करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट। भाई एसएससी क्या है, एसएससी क्या करवाता है, एसएससी के एग्जाम्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ। तो देखो एसएससी जो है ना, ये आपके सामने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है। एसएससी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स अमंग ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स। मतलब ये क्या निकल के आ गया कि अगर आप एसएससी के एग्जाम्स को अपीयर करना चाहते हैं तो आप 12वीं पास हैं, आप 10th पास हैं तो भी कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि आप 10th पास होके, आप बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अपने करियर में आगे का सोचते हैं कि मैं 12th में क्या करूंगा, 12th पास होने के बाद वो सोचते हैं मैं आगे क्या करूंगा। सोचो जरा कि 10th पास होने के बाद आपके पास एक सरकारी जॉब होगी, 12th पास करने के बाद आपके पास एक सरकारी जॉब होगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। कितना अजीब सा लग रहा है, कितना सरप्राइजिंग लग रहा, कितना एक्साइटमेंट लग रहा है इसमें। तो भाई 12th के बाद भी आपको नौकरी मिल सकती है, 10th के बाद भी एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन जो आपको 10th और 12th के बाद भी आपके लिए तैयार रहता है, दैट इज एसएससी। और ग्रेजुएशन के लिए तो यहां पे वैकेंसी रहती है, क्योंकि आपको पता होगा भारत में लगभग 70, 80, 90% की जो जॉब होती हैं वो ग्रेजुएशन पे होती हैं। लेकिन याद रखिएगा एसएससी आपका पूरा ख्याल रखता है। 10वीं पास करने के बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं,
कौन सा फॉर्म भर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। 12th पास के बाद भी आपको फॉर्म भरना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे क्या बोला, वेरियस एसएससी एग्जाम्स नोटिफिकेशन आर रिलीज बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीपल टाइम्स अ ईयर। मतलब आपके सामने एक अच्छी बात यह भी है कि साल में कई बार वैकेंसीज आ जाती, अलग अलग वैकेंसीज कई बार आ जाती है। देखो वैकेंसी देखो कितनी सारी है आपके सामने। अब कौन कौन सी वैकेंसीज आ जाती है बेटा, देखो एक तो सीजीएल आ जाती। सीजीएल एक बहुत ही चर्चित नाम है भाई भारत में, अगर बात करें तो एसएससी सीजीएल बहुत चर्चित नाम है। क्यों चर्चित नाम है भाई, क्योंकि सीजीएल जो है वो हर दूसरा तीसरा बंदा क्लियर करना चाहता है, भीड़ लगी रहती है, लोग इसके पीछे लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको शायद यूपीएससी के बाद बहुत रेपुटेड जॉब जो देती है वो सीजीएल दे देती, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो, ठीक है ना। तो सीजीएल, अब उसके बाद दूसरी वैकेंसी कौन सी आती है बेटा, वो आ जाती है आपकी एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल का एक छोटा सा वर्जन कह सकते हैं, नीचे आ जाओगे। उसके बाद तीसरी वैकेंसी कौन सी है, एसएससी एमटीएस है। उसके बाद एसएससी सीपीओ जिसको दिल्ली पुलिस भी आप कहते हो। इसके अलावा एसएससी जीडी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंसी जो आती हैं। अब जरा ध्यान से समझना, ऑलमोस्ट ये सारी वैकेंसी जो आपको सामने दिख रही हैं, ये सारी की सारी जो वैकेंसी हैं ये ग्रेजुएशन 12th और 10th वाली। जैसे अगर सीजीएल की बात करूं मैं, ग्रेजुएट हो फॉर्म भर सकते हो, सीएचएसएल 12th पास हो फॉर्म भर सकते हो, एमटीएस 10th पास हो फॉर्म भर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये कहना चाहूंगा मैं कि जो वैकेंसी आपके सामने दिख रही, आप इनकी वैकेंसीज के मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स जो हैं वो 10 के 10वीं यानी 10th के बाद से ही फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप 10वीं पास हैं, आप 12th पास आउट हैं, आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो तैयार हो जाओ, एसएससी आपके सामने रेडी है। हर साल ये वैकेंसीज आती हैं, हर साल, और काफी बड़े अमाउंट में आती हैं। स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड रहते हैं एसएससी को लेकर, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी इस एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे की बात करूं बेटा, यहां पे आगे की बात करूं, यहां पे मैं आगे इसमें देखेंगे कि कैसे हम एग्जाम्स के लिए अगर बात करें, ठीक है, एग्जाम्स के लिए कैसे क्या क्या अपीयर कर सकते हैं, क्या चीजें होती हैं, डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ एग्जाम टू बी हेल्ड बाय एसएससी ईयर अहेड आर टैबुलेटेड। मतलब आपको मैं पूरी सारी चीजें यहाँ पे जो हैं वो उसको बताने जा रहा हूँ, टेबल फॉर्म में सारा डेटा आपको दिया होगा। आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑब्वियस सी बात है एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। इसकी जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों वो आपकी क्या है, www.ssc.nic है ना, www.ssc.nic यहाँ पे इसकी क्या है, ऑफिशियल साइट है। इसके अलावा अगर बात करें तो मोर देन 10, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है बेटा कि एक साल में आपके 10 से ज्यादा एग्जाम्स कंडक्ट कराता है एसएससी। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सपना देखते हैं तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि एसएससी आपके लिए तैयार है। तो आप भी एक सीट के लिए तैयार जरूर जाओ, क्योंकि 10 से ज्यादा आपके सामने क्या होंगे, यहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो नोटिफिकेशंस जो होती है एज पर क्या होता है, बॉडी डिक्लेरेशन। मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जैसे जैसे वैकेंसीज रिवील होती जाएंगी, डिक्लेरेशन होती जाएगी वैकेंसीज की। तो मतलब ये कोई बहुत वरीड सिचुएशन नहीं है। एसएससी हर साल एग्जाम्स कराता है, हर साल उसकी पोस्ट आती हैं, तो ये आपको नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट हर साल मिल जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम इसका जो होता है कहीं कहीं ऑनलाइन होता है, कहीं कहीं ऑफलाइन भी होता है, लेकिन मेजर ऑफ द सेक्शन जो कह सकते हैं एग्जाम का वो ऑनलाइन होगा। जैसे अगर बीएसएससी सीजीएल की बात करूं, मैं बिहार एसएससी सीजीएल की बात करूं, तो वहां एग्जाम क्या होता है, ऑफलाइन होता है। लेकिन मेजर ऑफ द सेक्शंस जो होते हैं वहां पे ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। किसके, इसके। तो दोनों मोड में एग्जाम्स कभी कभी हो जाता है, एक आपका ऑफलाइन भी हो सकता है कहीं और ऑनलाइन भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। तो उससे मुझे लगता है कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप एग्जाम ऑनलाइन दें ऑफलाइन दें, आपके सामने क्या होगा, सारी की सारी चीजें जो हैं वो बस आपकी तैयारी पे डिपेंड करती है, तैयारी किस लेवल पे आप चल रही है। अगर तैयारी आपकी अच्छी जा रही है तो आप सब कुछ बढ़िया से कर पाएंगे। अब जरा ध्यान देना, एग्जाम तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दे सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म भरना है वो आपका क्या है, ऑनलाइन रहता है। जनरली जो है फॉर्म आप ऑनलाइन भरते हैं। ऑनलाइन इसकी साइट्स होती हैं जिसपे मैंने बताया आपको www.ssc.nic है ना। तो ये जो वेबसाइट इसकी मैंने बताई आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ssc.nic.in जो है हमारी वेबसाइट है, इस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन इसका फॉर्म भर सकते हैं जब भी नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो रिलीज होता है वो 15 दिन पहले होता है, एग्जाम के 15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा भाई। तो मतलब आपको अपनी तैयारियों को प्रॉपर अंजाम देने के लिए लास्ट के 15 दिन एसएससी देता है कि आप अच्छे से और पुख्ता तरीके से अपनी तैयारियों को अंजाम दे लें। अगर आपने कहीं बाहर से फॉर्म भरा है तो वहां पे आराम से ट्रैवल करके चले जाएं, तो 15 डेज पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। आंसर की बात करूं तो एसएससी अपनी आंसर कीज भी क्या करता है,
रिलीज करता है, आंसर कीज भी रिलीज करता है। मतलब क्या कि यहां पर आपका जो भी आपने एग्जाम दिया है उसमें सही क्या है गलत क्या है वो सारी डिटेल्स में आपको एसएससी बताता है, वो भी कब, 2 वीक आफ्टर एग्जामिनेशन। मतलब क्या, एग्जाम जब होगा उसके 2 हफ्ते बाद ही आपको पता चल जाता है कि आंसर कीज में क्या सही है क्या गलत है। तो आप वहीं से अपने आगे के कह सकते हैं कि स्टेज की प्रिपरेशन को और अंजाम आप दे सकते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट जो होता है वो जनरली 30 से 45 दिन बाद एग्जाम का आता है। हालांकि कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंस बन जाते हैं कि एग्जाम के रिजल्ट्स बहुत लेट आते हैं, लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो एसएससी अपने रिजल्ट्स 30 से 40 से 45 दिनों में, ऑलमोस्ट 1.5 महीनों के अंदर में रिजल्ट्स आपको डिक्लेयर कर देता। तो उम्मीद करता हूं ये जो कहानी मैंने आपको बताई वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। आगे जरा बढ़ते हैं, इसमें आगे की कहानी क्या है इसकी जरा देखते हैं। आगे की क्या बात की गई यहाँ पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज द डिसाइडिंग बोर्ड टू फ्रेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। अब कैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगा यहाँ पे, हर अलग अलग तरह से यहाँ पे डिसाइड किया जाती है। जैसे एज के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगी आपकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से बनेगी, नेशनैलिटी और दूसरी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके हिसाब से आपकी क्राइटेरियाज डिसाइड हो जाती हैं कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि नहीं। जैसे अगर बात करूं मैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जो एसएससी हमारा है वो एसएससी सीजीएल सीपीओ जीडी, ठीक है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे डिसाइड होती है। जैसे अगर बात करें एसएससी सीजीएल की, तो ये सबको पता है कि सीजीएल में क्या क्या होना चाहिए। जनरली ग्रेजुएट से फॉर्म भर सकते हैं। नेशनैलिटी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंडियन के हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका इंडिया का ही बंदा फॉर्म भरता है, विदेशी तो कोई फॉर्म भरेगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे नेशनैलिटी वो इंडियन को ही प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाती है चीजें की, है ना। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे जो आपके सामने मैंने एग्जाम्स दिखाए, इन एग्जाम्स के अलग अलग कह सकते हैं सेगमेंट की अलग अलग क्राइटेरियाज हो जाती है, जिसके बारे में आगे मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। जरा देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एज अ स्टूडेंट, अगर आप सबसे पहले यही नहीं पता आपको कि आप कितने एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के या नहीं भरने के, एज आपकी निकल तो नहीं गई, एज आपकी कम तो नहीं है, तो जरा जान लेते हैं कि करके यहाँ पे। अगर बात एसएससी सीजीएल की करें, जो बड़ा ही मोस्ट अवेटेड एग्जाम्स माना जाता है बच्चों का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं बच्चे, तो इसके लिए क्या एज लिमिट होगी, तो एज लिमिट जो देखी यहाँ पे गई है वो 18 साल से लेकर 32 साल तक की एज हो यहाँ पे। मतलब 18 साल से आप लेके 32 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आप ग्रेजुएट हैं, आपने बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, यानी आपका बैचलर डिग्री भी कितना है भाई, 60% में आपने कंप्लीट कर ली है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपकी सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए, भारत के आप नागरिक हो। इसके अलावा अगर बात करूं सीएचएसएल की, सीएचएसएल जो होता है इसकी एज लिमिट देखो, इसकी 18 से 27 साल होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप 12वीं पास हैं, 12th पास हैं, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। हर साल ये वैकेंसी आती है, तो इस साल भी आई थी, आने वाले साल में भी आएगी यहाँ पे, तो रेडी रहिएगा इसका। इसके लिए भी आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। तो आप एक बात तो तय है कि आप इंडिया के अगर नागरिक हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और ये जॉब ले सकते हैं। जेई की बात करूं, अगर मैं जूनियर इंजीनियर की बात करूं, तो कई बच्चे यहाँ पे होते हैं जो इंजीनियरिंग उन्होंने करी होती है या फिर डिप्लोमा किया होता है, उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे जाएं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एसएससी जेई। और एसएससी जेई के लिए एज क्राइटेरिया जो है 18 से 27 होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जूनियर इंजीनियर के लिए आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल में क्या होना चाहिए, आपका स्पेशलाइजेशन अगर देखा जाए तो 18 से 27 के लिए आप सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आप 18 से 27 में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेवल या बॉर्डर रोड के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज क्राइटेरिया 30 है। और अगर बात करें इसमें सीपीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसके लिए आपको आपकी एज क्राइटेरिया 32। मतलब ओवरऑल की बात करूं मैं तो अगर आपको एसएससी जेई के लिए जाना है तो आपकी एज क्राइटेरिया 18 से 32 की होनी चाहिए। 18 साल से शुरू होकर 32 साल तक आपको जॉब मिलने के आसार है। अच्छा, इसमें डिग्री के लिए आपको बता दूं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी किसमें, इंजीनियरिंग में, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म भर सकते हैं, सिविल वाले फॉर्म भर सकते हैं, मैकेनिकल वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 3 स्ट्रीम बिल्कुल एक्सेप्टेड है एसएससी जेई में। और इसके लिए भी आपको सिटीजनशिप होनी चाहिए भारत की। लेकिन यहाँ पे अगर सब्जेक्ट टू नेपाल एंड भूटान, ताइवान की बात करूँ,
वो भी इसका अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, रिफ्यूजी जो हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें, अगर एसएससी जीडी की जनरल ड्यूटी, एसएससी की जो जनरल ड्यूटी की बात करें, जो कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, ये भी काफी लोकप्रिय है, काफी पॉपुलर है। अगर बात करें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 23 है, मतलब एक बहुत ही यंग एज में ही आपको सरकारी जॉब मिलने के आसार हो जाते हैं जीडी के फॉर्म में अगर बात करूं मैं। और उसके लिए कैंडिडेट का सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी। तो 10th पास पे आप एमटीएस का भी फॉर्म भर सकते हैं, 10th पास के बाद आप एसएससी जीडी का भी फॉर्म भर सकते हैं और आसानी के साथ आप एक जॉब ले सकते हैं। भाई इसके लिए भी आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए, और सिर्फ भरिए नहीं, एग्जाम को सेलेक्ट करिए, ठीक है ना, और क्रैक करके ही दिखाइए। आगे बढ़ते हैं, इसमें जरा सा आगे जरा पढ़ लेते हैं, इसमें आगे की कहानी देखिए जरा सा। अब मैंने तो आपको वो बता दिया 3-4 और कुछ एग्जाम्स है, जैसे सीपीओ की बात करूं, दिल्ली पुलिस की बात करूं, तो सीपीओ के लिए एज क्राइटेरिया आपकी कितनी भाई, 20 साल से लेकर 25 साल तक। बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है ये, इस एज में ही आपको करियर ग्रो करना है। डिग्री इसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री, मतलब आपका कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, और साथ ही साथ आप सिटीजनशिप आपकी होनी चाहिए कहाँ की, इंडिया की। आप नेपाल और भूटान से हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जनरली इसका फॉर्म कौन भरता है, हमारे भारतीय भरते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें एसएससी एमटीएस की, मल्टीटास्किंग की बात करूं मैं, एमटीएस की बात करूं तो इसकी एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल है। और सबसे अच्छी बात देखो, ये देखो यहाँ पे 10th पास करो और सीधे सीधे जॉब ले लो, 10th पास करो और जॉब ले लो, और इसके लिए आपको भारत की नागरिकता होनी चाहिए जो कि आपकी है। समझ में आई बात। तो कुल मिला जुला के एसएससी आपको 10th पे भी जॉब दे रहा, 12th पे भी जॉब दे रहा, ग्रेजुएशन पे भी जॉब दे रहा, आपने इंजीनियरिंग करी है तो भी जॉब दे रहा। तो हर एक फील्ड के बच्चे ऑलमोस्ट इसके लिए तैयारी कर लो, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही आपकी अंतिम मंजिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ेंगे इसमें तो आगे की कहानी देखिए जरा क्या है, आगे की स्टोरी क्या है हमारी। तो अब सबसे पहले फॉर्म भरने की बात करें, फॉर्म भरने की बात करें तो हालांकि कुछ बच्चे जो हैं वो खुद से फॉर्म भरते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली क्या करते हैं, कहीं से बाहर से ऑनलाइन पोर्टल पे जाके फॉर्म भरवाते हैं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, फॉर्म आप पढ़े लिखे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। हर साल इसकी वैकेंसी आती है और ऑफिशियल साइट्स पे जाके आपको सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। क्या बोला, कैंडिडेट शुड विजिट द ऑफिशियल साइट टू व्यू एंड डाउनलोड रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन फ्रॉम एसएससी एग्जाम्स। मतलब जाहिर सी बात है, जब भी वैकेंसी आएगी आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाइए, ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद वहां पे आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो जरा सा, ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपकी फुलफिल है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई, एज लिमिट, क्वालिफिकेशंस, सिटीजनशिप, है ना, ये सारी चीजें। आगे देखो, स्टेप टू डाउनलोड एंड फिल आउट एप्लीकेशन फ्रॉम द नरेटेड क्लियरली और टू द एस्पिरेंट्स। मतलब सिंपल सी बात है कि आप फॉर्म को अच्छे से सही तरीके से असेंबल वे में भरिए और उसके बाद आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर एग्जाम प्रोस्पेक्टस से बात करें तो, ठीक है ना। आगे देखते हैं जरा सा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कराते हैं एसएससी के पोर्टल पे तो शायद आप फॉर्म नहीं भर पाए। तो रजिस्ट्रेशन कई लोग खुद से कर लेते हैं, कई लोग मैंने बताया आपको ऑनलाइन में जाके कर लेते हैं। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। देखो एक बार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके आपको एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा कि हाँ मैं उस एलिजिबिलिटी मेरी हो चुकी है कि मैं एसएससी के फॉर्म को भर सकता हूं। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है भाई, ऑफिशियल साइट पे जाना है, ssc.nsc.in पे जाना है, वहां पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, अप्लाई का ऑप्शन आता है तो उसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद फिर आगे की जो प्रोसेस दिया जाएगा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एग्जामिनेशन टू अपीयर। जिस एग्जाम के लिए आपको फॉर्म भरना है उस एग्जाम को आप चूज करिए और उसके बाद जो भी आपकी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने दिख रही होंगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपको वहां पे इनमें से सेलेक्ट करना है, इनको सेलेक्ट करना है। जैसे जो भी वैकेंसीज हैं उनको आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप उसको आगे बढ़ाइए और जो भी डिटेल्स दी जाती हैं उसको फिल करते चलिए। रजिस्ट्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरुआत ही आप अगर नहीं सही करोगे तो आगे फॉर्म नहीं भर पाओगे। और कोशिश करिए कि इसका फॉर्म खुद से भरिए, बहुत सिंपल सा टास्क है और रजिस्ट्रेशन वगैरह आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। आगे जरा देखते हैं आगे कहानी क्या है इसमें। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, एप्लीकेशन फी की बात करूंगा। आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर लिया,
अब आप जब भी वैकेंसीज आती हैं या जब भी आप उसका फॉर्म भरते हैं तो उसकी फीस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एसएससी एक अच्छी चीज क्या करता है आपको पता है? एसएससी क्या करता है कि फीस बहुत कम लेता है। एसएससी बहुत कम फीस लेता है, मेरे ख्याल से एसएससी सबसे कम फीस लेता है अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। भाई सरकारी है और सबसे बड़ी बात सेंट्रल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए देखो आपको पैसे बहुत कम खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फीस जो होती है इसकी बहुत अलग अलग तरीके से दी जाती है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं कि एप्लीकेशन फीस ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपए फीस होती है इसकी फॉर कलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट्स हु अप्लाइंग फॉर एसएससी एग्जाम। एसएससी का एग्जाम भरना है, 100 रुपए खर्चा कर दो, बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन उसमें भी आप जरा ध्यान देना, देयर इज रिलैक्सेशन इन रेमिटिंग फीस फॉर कैंडिडेट्स denoting SC, SC people with the permanent disabilities, females candidate and ex serviceman। मतलब अगर आप फीमेल हैं, लड़कियों महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, फीमेल है तो फ्री है फॉर्म इसका, एक्स सर्विसमैन है फ्री है, आप डिसेबल हैं, आप डिसेबल है मतलब ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ मान लीजिए शारीरिक आपके अंदर कोई दिक्कत है तो आप इसका फॉर्म फ्री में भर सकते हैं। मतलब देखा जाए आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका फॉर्म ये फ्री होगा। मतलब अगर बात करें तो आप इन सभी कैटेगरीज में आते हैं तो आपका फॉर्म फ्री होगा, लेकिन आप नॉर्मल अगर स्टूडेंट हैं, नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। तो एक बहुत नॉमिनल फीस में एक बहुत बड़ा करियर आपके सामने देता है एसएससी, तो बड़ी अच्छी बात यहां पर है। अच्छा आगे देखा जाए एसएससी के लिए आप ऑब्वियस सी बात है जब आप फॉर्म की फीस भरेंगे तो फीस भरते समय आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, भीम यूपीआई है ना, बहुत सारे थ्रू आपके एटीएम कार्ड है, उसके थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो बड़े सारे मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी, क्योंकि आपके फेवर में सारी चीज़ें दे रहा है, आपके फेवर में सारी चीजें दे रहा है और आपको बस करना क्या है कि इस फेवर को अपने आप को लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा है इस सेशन में, कुछ सीखने को मिल रहा और इन्फॉर्मेशंस काफी अच्छी लग रही हैं आपको, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर नहीं करा तो उसको जरूर शेयर कर दो, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आएंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन से सिलेक्शन तक की प्रोसेस कराएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे तो आगे बात करेंगे आंसर की बात करेंगे। देखो आंसर की जो आपको मिलती है, आंसर की जो आपको मिलेगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट को बिल्कुल देख लो, लिख लो, याद रखो, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आंसर की ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप उसको जाके प्रॉपर क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई ऑब्जेक्शन होता है कि रेज हैंड इफ एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपके आंसर अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है तो आप उसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से रिवॉर्ड मिल जाता है, यानी नंबर्स मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज देता है यहाँ पे कि मान लीजिए अगर गलती कहीं पे हो गई है, आप सही हैं, हो सकता है एग्जामिनर गलती हो गया हो, तो आपके पास एक मौका रहता है कि आप देख के, भाई बात करियर की है तो बिल्कुल लापरवाही नहीं बरत सकते, इसीलिए आपको एसएससी एक मौका देता है कि आप जाइए, देखिए, समझिए, अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन आपने लगाया वो सही है और वहां पर गलत दिखा रहा है तो आप इस पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिला जुला के आपके आंसर्स चेंज हो सकते हैं वहां पे। तो एक बहुत अच्छी पहल कह सकता हूं मैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता, तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे आप एग्जाम दें, आपके आंसर सही हो, लेकिन आप इस तरह से मायूस हो जाएं, हो सकता है आप 1 नंबर से फेल रहे हो और आपका आंसर जो 1 नंबर वाला सही है कोई, तो आप क्लेम कर सकते हैं और आपको नंबर वो पूरे एसएससी बोर्ड देता है। रिजल्ट की बात करूं आपको मैं, तो रिजल्ट जो है ना, डेफिनेटली एसएससी जो है अपने ऑफिशियल साइट पे रिलीज करती है। मैंने बताया था आपको रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आपको मिल जाता है। एसएससी के किसी भी एग्जाम का रिजल्ट 1 से 1.5 महीने में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप अगर अपीयर हैं तो जाइए और वहां से रिजल्ट आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना, रिजल्ट देखने के बाद अपने नेक्स्ट लेवल पे अपीयर कर सकते हैं। साइट आपको मैंने बता ही दिया था, ये ऑफिशियल साइट है जहां पे जाके आप आसानी के साथ इस रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और अपने अगले स्टेज की प्रिपरेशन को पूरी तरह से अंजाम कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें अलग अलग स्टेज होते हैं, कहीं कहीं आपका टियर 1, टियर 2, टियर 3 होता है, जैसे एसएससी की बात करूं, कहीं कहीं पे 2 स्टेज होते हैं, कहीं कहीं पे 1 ही स्टेज होता है। तो जिस तरह से जो एग्जाम होगा उस स्टेज के हिसाब से, अगर आप मान लीजिए 2 स्टेज वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद अपने अगले स्टेज पे आ जाइए। अक्सर बच्चा स्टेज 2 की तैयारी तब से करना शुरू कर देता है जब उसके आंसर कीज आ जाते हैं, उसको श्योर हो जाता है कि यार अब मुझे लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगले स्टेज की तैयारी वो जम के करना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल कमर कस लो आज से ही, क्योंकि अब सिर्फ एक ही मोटो हमारा होना चाहिए, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन से आगे और सिलेक्शन से पीछे कुछ सोचना ही नहीं।
सिर्फ सिलेक्शन एक जॉब, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सरकारी जॉब जो है ना वो 3 पुश्तों को तार कर देता है। मैंने हर बार कहा है, हर बार बताया है, एक आपकी पुश्तें हो गई, आपके पिताजी की जनरेशन होगी, आपके आने वाली जनरेशन होगी, 3 जनरेशन में इसका इफेक्ट होता है। तो सरकारी जॉब क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लो, और वो भी अगर सोने पे सुहागा कि अगर आपको जॉब भी मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मजा आ जाएगा। एसएससी आपके इस सपने को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं कि नहीं? तैयार होना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब बात करें इसका कट ऑफ की। तो ये कट ऑफ जो होता है बड़ा वैरी करता है अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से। तो यहां पे अगर कट ऑफ की बात करूं मैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक एग्जाम के हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ जाता है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स आर compatible to recruit official in various department and the cut-off marks are affected by several factor like number of examination appear। ठीक है, कितने लोगों ने इसका फॉर्म भरा है, एग्जामिनी कितने, भाई जाहिर सी बात है, अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 पोस्ट निकली है और 10,000 लोगों ने अप्लाई करा है, तो उसका फैक्ट तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ पे जाएगा। अब 10,000 में से अगर 10 को निकालना है तो उनके पास क्या मौका मिलेगा, तो कट ऑफ हाई हो जाता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए कहते हैं जहां भीड़ बहुत जा रही है वहां के चांसेस हैं कि कट ऑफ हाई जाता है। तो भाई एग्जामिनी कितने हैं उसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कट ऑफ। इसके अलावा एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था, एग्जाम अगर बहुत टफ आया तो कट ऑफ कम हो जाता है, एग्जाम अगर बहुत इजी आया तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो एग्जाम के कह सकते हैं डिफिकल्टी लेवल पे भी काफी हद तक चीजें डिपेंड करती हैं। आगे देखो, सिविल वैकेंसी इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इसमें होती हैं कई सारी। अगर मान लो बात करें कि वैकेंसी जो है बहुत कम है, डिपार्टमेंट में वैकेंसी कम है, मैंने वही बताया कि सीट्स कम है, लोग ज्यादा हैं, तब भी क्या होता है, यहां पर आपका कट ऑफ पे असर जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत सिंपल सी बात है और इसी फैक्ट को लेकर आपको एग्जाम देना। आपको लग रहा है कि बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है, तैयारी और जोर शोर से करो। आपको लग रहा है एग्जाम का लेवल बहुत डिफिकल्ट है, तो और अच्छे से मेहनत करो कि एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि भाई सारे आंसर सही हों, क्योंकि माइनस मार्किंग भी एसएससी कराता है। वो एग्जाम पैटर्न में मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न की एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं सारे एग्जाम्स पैटर्न की प्रॉपर डिटेल में आपको बताऊंगा क्या होता है, कितना पढ़ना होता है, कट ऑफ क्या होता है, माइनस मार्किंग क्या होती है, सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वो वैरी करता है, हर साल सैलरी वैरी करती है, सैलरीज आपको बढ़ के ही मिलती हैं, कम नहीं मिलती, बढ़ के ही मिलती है। जैसे आप देखो कि सीजीएल की बात करें तो 24,000 से बेसिक है और उसके बाद आपको सैलरी मिलती है 54,000 के आसपास। ये बेसिक है, अलाउंसेस जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा अमाउंट चला जाता है। जेई में बात करें तो 44,000 तक सैलरी आपकी जाती है। जीडी की बात करें तो जीडी की बात करें तो आपका 21,700 से 69,000 तक ही जाती है सैलरी आपकी। ये वैरी करती रहती है, फिर से बताऊंगा वैरी करेगी। सीपीओ की बात करें यहाँ पर तो सीपीओ की भी सैलरी ऑलमोस्ट यहाँ पे 35,000 के आसपास रहती है, वैरी होती रहती है, कम तो नहीं ज्यादा ही होगी। अलाउंसेस इसमें शायद अभी जुड़ेंगे और तो चीजें बढ़ती जाती है, ठीक है ना। एमटीएस की सैलरी भी ऑलमोस्ट आपको 22,000 तक जाती है और ये भी हर साल क्या होगी, वैरी होती रहती, बढ़ती रहती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेड सी की बात करूं स्टेनोग्राफर की तो उसकी भी सैलरी ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास होगी, इसमें अलाउंसेस भी जुड़ जाते हैं तो ये भी सैलरी काफी अच्छी जाती है। जीडी स्टेनो की बात करूं, ग्रुप डी स्टेनो की तो उसकी सैलरी लगभग 7,600 होती है, लेकिन ये बेसिक है, इसमें चीजें और क्या होंगी, अलाउंसेस के साथ जोड़ेंगे तो अभी यहाँ पे अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं, काफी ज्यादा सैलरी हाइक हो जाती है। मतलब इतना ज्यादा नंबर ऑफ सैलरीज की बात करूं हाइक हो जाएगी, इसमें इतना हाइक हो जाएगी कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी आपने सपना सजोया है वो पूरा करा के दे देगी सैलरी की बात करो तो, ठीक है ना। ध्यान रखना सैलरी कंफर्म नहीं होती, सैलरी बढ़ती रहती है, कम तो नहीं होती, बढ़ती ही रहती है। तो आप जब तक सैलरी अब आपकी वहां तक पहुंचे, आपका जब तक सिलेक्शन हो सैलरी ये ना रहे, सैलरी और बहुत बढ़ जाए, ठीक है ना। तो याद रखना सैलरी काफी मैटर करेगी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जरा सा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा आगे की कहानी क्या है बेटी। आगे की जो कहानी हमारी है कंक्लूजन की बात करूं कि आज हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा हमने यहाँ पे। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि क्या है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कैसे एग्जाम्स इसके देते हैं, क्या इसका कह सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है, कब अपीयर कर सकते हैं, ऑफिशियल साइट क्या होती है, क्या आंसर कीज निकालना किसे कहते हैं। मतलब हर एक छोटे छोटे पहलुओं पे हमने प्रॉपर इसमें काम किया है और सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक जॉब लेने के लिए कुछ ये जो बेसिक चीजें हैं ना आपको जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको समझ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप किसी भी स्टेज पे जाते हैं या किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोटिफिकेशंस कब आते हैं, फॉर्म कब निकलता है, इसका फॉर्म कब भरते हैं, एग्जाम के बाद हमारा एडमिट कार्ड कब आता है, हमारी आंसर की कब आती है, रिजल्ट कब आता है, एज क्राइटेरिया क्या मानते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं अगर आपको पता होंगी तो डेफिनेटली आप अपने सक्सेस तक आराम से पहुंचोगे, आपका जो गोल है वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो जाएगा,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको समझ में आई होगी, और कहानी जो है समझने से ज्यादा आपको यह समझ में आया होगा कि किस तरह से एसएससी ऑपरेट करता है, किस तरह से एसएससी काम करता है, किस तरह से एसएससी के फंक्शंस होते हैं। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस सेशन को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स जो है एक बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में बात करें, और हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हमारा मोटो है आपको सिलेक्शन तक लेके जाना। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम सिर्फ नोटिफिकेशंस नहीं बताएंगे, हम आपको एसएससी सीजीएल की पूरी तैयारी कराएंगे। सिर्फ एसएससी सीजीएल की नहीं, हम आपको बैंक की भी पूरी तैयारी कराएंगे। बैंकिंग में प्री क्या होता है, प्री के पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक का बिल्कुल फ्री, मेंस पूरा पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री, 1 रुपए आपसे चार्ज नहीं करेंगे। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं भारत में, वो सारे एग्जाम आपको इस चैनल पे फ्री मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको घर बैठे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन आपके सामने आ रहा है, और बड़े ही तगड़ी टीम के साथ आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग टीचर के साथ आ रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए आए। तो थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद करूंगा कि आपको आज मजा आया होगा। तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और खूब अच्छे से पढ़ाई करना, तरक्की करना, क्योंकि आपकी तरक्की कहीं ना कहीं आपके माता पिता की तरक्की है, और उससे बड़ी बात करूं मैं तो एक गुरु के लिए, एक टीचर के लिए बहुत सम्मान की बात है आपकी सक्सेस। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।